आज हम लोग संक्रमण तत्व के बारे में, जो कि डी ब्लॉक का हम लोग का जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, तो इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 3D सीरीज़, 4D, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D और 6D, 4 श्रेणियों में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि तुमने देखा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि तुम्हारा जो संक्रमण धातु हैं, संक्रमण तत्व के जो सामान्य गुण हैं वो क्या हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व में Zn को छोड़ करके, Zn, Cd, Hg को छोड़ के जितने भी धातु हैं, जो भी तत्व हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और जिसका अध्ययन Zn, Cd, Hg इस सब का भी अध्ययन हम लोग इसी के साथ करेंगे भी। तो पहला इसमें जो सामान्य गुण में है, सामान्य गुण काफ़ी दिए हुए हैं, इसमें 13-14 पॉइंट में दिए हुए हैं और हम लोग इसमें से बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ गुण इसमें पढ़ने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना गुण ले पाते हैं। तो पहला गुण जो तुम्हारा है दैट इज भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण जहाँ तक है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, तो संक्रमण तत्व जो है तुमको सभी इसमें धातु हैं। संक्रमण तत्व में सभी धातु आते हैं और धातु के जो कि गुण होते हैं, धातु के क्या क्या गुण हैं, जैसे कि तुमको धातुई चमक होती है, उसमें धातुई चमक होती है, उसमें जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण ही क्या होते हैं, तुमको जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर फ्लो करते हैं, जिसके कारण उसमें धातुई चमक पाई जाती है। उसको तुमको क्या कहते हैं, उसके तुमको आघात वर्धीय होते हैं, उससे कहते हैं, उसको तन्यता उसकी काफ़ी अधिक होती है, जिससे तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धता का मतलब उसको पीट के आप चदरा बना सकते हैं। तो ये सब जो धातु के गुण होते हैं, ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं और काफ़ी इसकी जो तन्यता होती है, काफ़ी टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं हम लोग, ये काफ़ी इसको खींचिएगा बहुत ही मजबूत होगा ये। तो ये काफ़ी बिल्कुल क्या है, एकदम परफेक्ट धातु हैं ये, और जिसमें धातुविक गुण काफ़ी अधिक होता है। तो ये लिख लेते हैं पहले बात कि संक्रमण तत्व में सभी तत्व क्या हैं, सभी तत्व धातु हैं। संक्रमण तत्व में धात्विक गुण होता है। धात्विक गुण होता है, जैसे धात्विक गुण का जैसे है तन्यता, इसकी तन्यता टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी होगी, तन्यता, आघात वर्धिता, मेल्निबिलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, आघात वर्धिता, धातुई चमक इत्यादि। तो ये सब इसमें क्या पाए जाएंगे, पाए जाते हैं सब गुण। अब है इसका जहाँ तक है इसमें भौतिक गुण में तुमको ये सब पाए जाते हैं। और इसके जो तुमको होते हैं जो धातु हैं, तो एक इसमें जहाँ तक है कि तुमको सारे जो तत्व हैं, जैसे Hg को, मरकरी को छोड़ दें, सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एक मरकरी है जो कि पारा जिसको कहते हो, वह किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी को छोड़कर, मरकरी पारा, मरकरी Hg को छोड़कर सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और जहाँ तक कि इसके गलनांक क्वथनांक की बात करें, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तो गलनांक की बात करेंगे, और जब फिर द्रव में बदलेगा तो क्वथनांक की। तो इसका जो धात्विक बंधन होता है इसमें काफ़ी मजबूत होते हैं, चूँकि धात्विक बंधन में इसमें अंतिम जो कि इसका s ऑर्बिटल है और उसके पहले के जो d ऑर्बिटल होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों के जो ऊर्जाओं में काफ़ी कम का अंतर होता है, उसकी ऊर्जाओं में काफ़ी कम का अंतर है। इसलिए इसके धात्विक बंधन बनने में अंतिम s के एवं अंतिम d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए इसके जो धात्विक बंधन होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो लिख लेते हैं, संक्रमण तत्व
तत्व के धात्विक बंधन में अंतिम S एवं D इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जिससे धात्विक बंधन मजबूत होता है। इसलिए इनकी कनन एंथैल्पी एवं द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। क्योंकि धात्विक बंधन में इलेक्ट्रॉन दोनों का भाग लेगा, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2n-1d होता है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इसकी आयनन इंथैल्पी तुमको क्या कहें, कनन इंथैल्पी, जो कि इलेक्ट्रॉन को जो कि ठोस से गैस में परिवर्तित करना, या जो कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा, या तुमको कहें जो कि उसको द्रव्यनांक या क्वथनांक में उसका जो होगा वह धात्विक बंधन मजबूत होने के कारण इसका ज़्यादा होगा। लेकिन अब एक दूसरे से तुलना अगर करें, एक तत्व की दूसरे से तुलना करें, अगर आवर्त में हम लोग जाएं, तो आवर्त में इसके गलनांक और आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होगा। तो जब तक हम लोग जाएंगे आवर्त में, जब हम लोग बाएं से दाएं ओर जाएंगे, तो आधे भाग तक जो होते हैं, जो उसमें कि Mn तक जो है तुम्हारा, वहाँ तक क्या होगा कि तुमको इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वहाँ तक तुमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तुमको, जो उसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल पाते हैं। तो आधे भाग तक इलेक्ट्रॉन की जो कि है तुमको उसकी आयनन मतलब कि कनन इंथैल्पी, और तुमको साथ साथ जो तुम्हारा कहते हैं जो तुम्हारा द्रव्यनांक क्वथनांक, आधे भाग तक क्या होती है, उसकी वृद्धि होती है, और बाकी आधे भाग में वो घटने लगती है। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो D5 के बाद फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन D6 में पेयरिंग ज़्यादा होने लगेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसका जो वैल्यू है, जैसे कि D5 में जो कन्फिग्रेशन था, तुमको D5 में ये जो तुमको हुंड का नियम में जो तुमको बनाया होगा, जैसे कि इस ढंग से हम लोग लिखते हैं, तो जैसे D1 में तो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, D2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, D3 में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर क्या हो गया, 1 4 में ऐसा हो गया, 5 में मैक्सिमम हो गया। अब ये तो D5 मतलब कि हो गया Mn तक में आ जाएगा ये, और उसके बाद तुमको क्या होने लगा, अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो घटने लगेगा आपका, अब इलेक्ट्रॉन इसको पेयरिंग करने लगेंगे हम लोग। तो इसका अर्थ हुआ कि जबकि 3D श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ें, बाएं से दाएं ओर जाएं, तो आधे भाग तक बाएं से दाएं जाने पर गलनांक और क्वथनांक और कनन इंथैल्पी के मान में क्या होगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। लेकिन उसके बाद उसमें क्रमिक गिरावट आ जाएगी, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाएगी। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग, 3D श्रेणी में बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर जाने पर, बाएं से दाईं ओर जाने पर, बाएं से दाईं ओर जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बाएं से दाईं ओर जाने पर पहले आधे भाग में गलनांक, क्वथनांक एवं कनन एंथैल्पी बढ़ती है, जबकि अगले आधे भाग में यह घटती जाती है, अगले आधे भाग में यह घटती जाती है।
और इसका चूंकि इसका कारण भी लिख लेते हैं हम लोग यहीं पर, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बाद में घटती है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो ये तुमको वृद्धि भी। और जहाँ तक कि वर्ग में ऊपर से नीचे आए, ऊपर से किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर गलनांक, क्वथनांक एवं कनन एंथैल्पी बढ़ती है, कनन एंथैल्पी बढ़ती है। तो ये तुमको इसका हो गया क्या चीज़ तुम्हारा, कनन एंथैल्पी, इसका मान बढ़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया भौतिक गुण की चर्चा हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद तुम्हारा दूसरा गुण आता है, दैट इज परमाणु या आयनिक त्रिज्या। परमाणु या आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं, परमाणु या आयनिक त्रिज्या। तो परमाणु या आयनिक त्रिज्या, तो जहाँ तक कि हम लोग पढ़े हैं तो भौतिक गुण में इसमें मिटाते हैं, फिर बाद में लिखेंगे इस पर। तो परमाणु त्रिज्या की बात जहाँ तक हम लोग करें, तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है हमारा तत्व का, जैसे कि है तुमको अगर याद होगा आवर्त सारणी से, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या में क्रमिक कमी होती है, घटते जाती है। जो हमारा ट्रेंड है आवर्त सारणी में, चूँकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है लेकिन कक्षा की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो आवेश कक्षा की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण कि उसका जो कि है तुमको परमाणु त्रिज्या क्या होता है, वो बढ़ता है। और आयनिक त्रिज्या में वही पैटर्न है। तो क्या पैटर्न हो गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसमें वृद्धि होती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। हमारा यही ट्रेंड है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में गिरावट आती है। तो इसको लिख लेते हैं। और जो यही जनरल ट्रेंड भी है, इसमें भी ओबे होता है, लेकिन इसमें जो कि कमी होती है, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तुलना में देखेंगे तो इसमें कमी तो होगी। जैसे जैसे वर्ग में हम लोग आवर्त में जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो संक्रमण धातु में भी क्या होगा, त्रिज्या में कमी होगी धीरे धीरे, लेकिन यह कमी बहुत ज़्यादा उत्तरोत्तर नहीं होगी। यह कमी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मतलब कि कम होगी, कमी होगी, कम होगी, कहीं बराबर भी हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा तुमको, यह कमी उत्तरोत्तर नहीं होगी और बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो लिख लेते हैं इसको, वर्ग में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या में, परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या में कमी होती है। लेकिन यह जो कमी है तुमको बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है। संक्रमण धातु में यह कमी बहुत अल्प होती है, बहुत कम होती है।
कम होती है। मतलब ये जो कमी तो होगा लेकिन धीरे धीरे क्या रहेगा, इसमें तुमको कम होगा, मतलब कि वृद्धि मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं ह्रास होगा बल्कि लगभग समान भी हो सकता है। यह जो तुमको वृद्धि होगी, यह जो परमाणु या आयनिक त्रिज्या है वह क्या हो सकती है, तुमको समान भी रह सकती है। जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या तो घटेगी, क्योंकि नाभिकीय आवेश, नाभिक में से हर बार क्या, वैसे कि स्कैंडियम का लें उदाहरण तो उसमें 21 पर नाभिक में आवेश हैं, टाइटेनियम में 22 हो जाएंगे, वेनेडियम में 23 हो जाएंगे, और तुमको इसका जिसके कारण की वृद्धि होती है। और डी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो तुमको डी इलेक्ट्रॉन के जो परिरक्षण होते हैं, डी जो अंदर के आवेश को, जो नाभिकीय आवेश से उसको खींचने से बचाता हो, डी ऑर्बिटल का जो डी कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका परिरक्षण, उसके जो परिरक्षण करने की क्षमता होती है वो कम होती है। इसलिए नाभिकीय आवेश, जो इफेक्टिव नाभिकीय आवेश है वह भी अधिक होता है। तो इस प्रकार से क्या होगी, इसकी परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा है तुमको कि इसका जहाँ तक है, अब हम लोग आवर्त में जैसे चले जाएं, आवर्त में क्या होगा तुमको, जब आवर्त में तो वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे आएँ तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु त्रिज्या है उसे सामान्यतः बढ़ना चाहिए, और जो 3D से 4D श्रेणी में बढ़ता भी है, लेकिन 4D से 5D श्रेणी में जाएंगे तो यह वृद्धि लगभग रुक सी जाती है, नहीं होती है। तो इसके क्या कारण हैं, इसके एक अलग केमिस्ट्री है जिसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड आकुंचन, उसके कारण होता है ऐसा। तो हम लोग इस बात का चर्चा कर सकते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर कक्षा की संख्या में वृद्धि होने के कारण 3D श्रेणी से 4D श्रेणी के संगत तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिक होती है। संगत तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिक होती है, जबकि लेंथेनाइड आकुंचन के कारण 4D एवं 5D श्रेणी के संगत तत्व की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। 4D और 5D श्रेणी का जो परमाणु त्रिज्या लगभग समान होगा। तो अब लेंथेनाइड आकुंचन क्या है और इसके एक उदाहरण जैसे कि दे देंगे। तो लेंथेनाइड आकुंचन, इसी में जो एक टर्म आया है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। लेंथेनाइड आकुंचन, इसको ये 2 नंबर में परीक्षा में आ भी सकता है तुमको, लेंथेनाइड आकुंचन, तो इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। ये क्या है जरा इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग देखें 4D और 5D श्रेणी में, तो जब 5D श्रेणी में 5D में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 5D में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन जो है 4f में आते हैं। 4f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन भी आपका बढ़ता है, और जब प्रोटॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन, उसका जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ रहा है। और डी ऑर्बिटल जो f इलेक्ट्रॉन है इसका परिरक्षण काफ़ी कमजोर होता है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को नाभिक के इफेक्ट से बचा भी नहीं सकता। तो जिसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वह काफ़ी अधिक बढ़ जाता है नाभिकीय आवेश, तो वो ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा अंदर। तो जब अंदर ज़्यादा खींचेगा वो 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 14 प्रोटॉन बढ़ गया एकाएक आपका। जब 14 प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो ज़्यादा नाभिक में अंदर की ओर खींचेगा, तो ऑफकोर्स उसका क्या हो गया, जब आकर्षण बढ़ गया तो नाभिक को अपनी ओर खींचेगा तो उसका जो त्रिज्या है वह घट जाएगा। या दूसरे शब्द में कहें, कक्षा बढ़ने के कारण जो आप वृद्धि का उम्मीद करते हो वो वृद्धि रुक जाएगी। तो यह घटना क्या कहलाती है, लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। तो क्या मतलब हुआ, फिर से इसको देखें अगर छोटे में, कि जब 4f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव कम होता है
तो उसके कारण जो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है वह काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिससे कि कक्षा बढ़ने के बावजूद 4D श्रेणी जो 5D श्रेणी के जो तत्व हैं उसकी परमाणु त्रिज्या 4D श्रेणी के परमाणु त्रिज्या के लगभग बराबर हो रहती है। यह घटना लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। तो इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ अब तुम्हें। 4f इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश में तीव्र वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण 5D श्रेणी के तत्व में 5D श्रेणी के तत्व में कक्षा की संख्या में वृद्धि के बावजूद 4D श्रेणी के तत्व के परमाणु त्रिज्या बराबर होती है, वृद्धि नहीं होती है, बराबर होती है। यह घटना लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। यह घटना लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। यह घटना लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। उदाहरण, वर्ग जो है तुमको 4 के तत्व, वर्ग 4 के तत्व जर्कोनियम, यह है तुमको 4D का तत्व हो गया जर्कोनियम। जर्कोनियम का तुमको जो है तुमको जर्कोनियम एवं हैफनियम, वर्ग 5 जर्कोनियम एवं 5D के तत्व हैफनियम एवं 5D के तत्व हैफनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान 160 पिकोमीटर है। 160 पिकोमीटर है। ये तुमको किसके कारण हुआ? तुमको जैसे कि तुमको यहाँ पे 4f जर्कोनियम का तुम देखो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 40 का, तो 40 का लिखेंगे तो क्या होगा? क्रिप्टन 36 और इसमें हो जाएगा तुमको 4s2 और 3d2, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें देखो तुमको हैफनियम का लिखेंगे जब 72 का, तो क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा Xc54 दैट इज हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेरॉन, पाँचवा 5p6 हो गया, तब 6s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6s2 होगा, इसके बाद तुमको 4f14 आ जाएगा। तो 4f14 देखो 54 2 56 70 हो गया तुमको। अब 5D में 2 जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया तुमको? F के 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये F के 14 इलेक्ट्रॉन नहीं आए, सिर्फ F के 14 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसमें 14 नाभिक में प्रोटॉन के आवेश भी बढ़ गए, तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया इसमें, और इस कारण से इसका दोनों का त्रिज्या जो है तुमको लगभग एक समान 160 पिकोमीटर त्रिज्या दोनों का लगभग रहेगा। लगभग दोनों का यही है, 101 एओ का 159 है, एओ का 160 है, तो ये तुमको ये दोनों समान रह जाता है। इसी तरह के उदाहरण और भी ग्रुप में मिल जाएंगे हमको। तो ये जो घटना है ये कहलाती है लेंथेनाइड आकुंचन। तो ये हुआ तुमको परमाणु त्रिज्या, परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो तुम्हारा है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट पे आते हैं। जो परमाणु त्रिज्या के बाद हम लोग का तीसरा जो है तुमको आयनन इंथैल्पी की चर्चा करते हैं। तीसरा गुण है जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, जिसका नाम है
आयनन इंथैल्पी। तो आयनन इंथैल्पी का नाम सुना होगा कि आयनन इंथैल्पी में क्या होता है कि जब किसी तत्व के या परमाणु के गैसीय अवस्था से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं उसके ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से जब उसे हम लोग बाहर करते हैं तो जितना ऊर्जा देना पड़ता है वह क्या कहलाता है, आयनन इंथैल्पी कहलाएगा। उसके जो इंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग आयनन इंथैल्पी कहेंगे। तो क्या हुआ आयनन इंथैल्पी का परिभाषा कि किसी तत्व के या परमाणु के गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो इंथैल्पी परिवर्तन होगा, जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यह क्या कहलाती है उस तत्व की प्रथम आयन एंथैल्पी कहेंगे। प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्रथम आयन एंथैल्पी, प्रथम निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा के खर्च होगी दैट इज कॉल्ड द्वितीय आयन एंथैल्पी, और दूसरा के बाद जैसे तीसरा निकालने में जो खर्च होगा दैट इज तृतीय आयन एंथैल्पी। तो ये जो तुम्हारा हो गया किसी तत्व से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा हमको क्या करना पड़ेगा, गैसीय परमाणु से जब निकालने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है वह उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो आयनन एंथैल्पी जैसे अगर ठोस अवस्था में है तो ठोस अवस्था से पहले कनन एंथैल्पी देके उसको क्या बनाना होगा, हमको गैस बनाना होगा, और गैस अवस्था से फिर ऊर्जा देके हमको उसको क्या बनाना पड़ता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, जो आयन बनाना पड़ेगा। तो उसमें जितना ऊर्जा लगा दैट इज आयनन एंथैल्पी। तो तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी क्या हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी परमाणु से किसी परमाणु की गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं, उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं, उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो अगर ये पहले जैसे कि है सॉलिड से है, कोई धातु है M, धातु का नाम अगर M है, M सॉलिड है, तो इसमें पहले देंगे हम लोग कनन एंथैल्पी। इसमें क्या देंगे हम लोग, यहाँ पर लगेगा डेल्टा AH, डेल्टा AH कनन एंथैल्पी, इसका नाम हो गया ये कनन एंथैल्पी। तो इससे क्या बने जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा धातु, ये सब्लिमेशन, तो ये कनन एंथैल्पी हो गया। अब इससे हमको यहाँ पर डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी 1H, ये प्रथम आयन एंथैल्पी, ये प्रथम आयनन एंथैल्पी से ये बन जाएगा M+ गैस में ये आ जाएगा, ऐसा हो गया। अब इससे अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसमें से जैसे दीजिएगा तो यहाँ पर हो गया डेल्टा IE आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, डेल्टा H कर दीजिए अगर, तो ये तुमको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो लगेगा तो ये तुमको क्या द्वितीय आयन है, तो ये M+ बन जाएगा, M2+ भी कह सकते हैं इसको, ये गैस बन जाएगा। ये हो गया द्वितीय आयनन एंथैल्पी। ये क्या लग गया, द्वितीय आयनन एंथैल्पी हो गया आपको। इसके बाद अगर इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन अब निकाला जाए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए यहाँ पर M, तो यहाँ पर क्या जाएगा डेल्टा IE3H, ये तृतीय आयनन एंथैल्पी है, ये तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो ये क्या बन गया तुमको, M3+ गैस बन जाएगा। और जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन तो सब में निकल ही रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर सब में निकल रहा है, M2+ में भी यहाँ से भी क्या हो रहा है तुमको, ये भी तुम्हारा जो कि इलेक्ट्रॉन द्वितीय आयन एंथैल्पी भी दिए, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये तुमको जबकि इस स्टेज में भी क्या हो गया तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा।
यहाँ पर भी तुमको जैसे प्रथम आयन एंथैल्पी दिए तो यहाँ भी क्या हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ सॉलिड से लिए जैसे यहाँ से कनन एंथैल्पी देने पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा तुम्हारा, इस स्टेज में भी क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा एंथैल्पी परिवर्तन होगा दैट इज ये तुम्हारा हो गया इसका आयन एंथैल्पी का मान। तो जो आवर्त में हम लोग जब बाएं से दाईं ओर जाते हैं, तो आवर्त में जब हम लोग बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो प्रथम आयन एंथैल्पी का मान घटता है और आयन एंथैल्पी का मान घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयन एंथैल्पी का मान घटता है, बढ़ता है, घटेगा। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयन एंथैल्पी का मान जो सामान्य नियम है कि वह बढ़ेगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से नाभिक खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन हो जाएगा। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो नाभिकीय का आकर्षण बल कमजोर पड़ेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा आपके लिए, अर्थात दूसरे शब्द में आयन एंथैल्पी के मान में कमी आएगी। तो जो कि उत्तरोत्तर ये देखी भी जाती है, जो ऐसा ऑब्जर्व भी होता है, जो सामान्यतः ऐसा है। और कुछ जगह पर जो अगर तुमको अपवाद देख रहे हैं, जो वहाँ पर जो तुम्हारे बुक में डाटा दिया हुआ है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में कोई खास अर्थ नहीं है। तो जो सामान्य है तुमको आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है चूँकि नाभिकीय आवेश बढ़ती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी घटती है, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण कमजोर होता है, तो ये नाभिकीय आकर्षण कमजोर हो जाएगा कक्षा की संख्या बढ़ने से, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये कमजोर पड़ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा हुआ जनरल ट्रेंड। और जहाँ तक की बात रह गया, तुमको कुछ जगह पर देखा जाता है कि जैसे कि कॉपर है या तुमको Mn है, इसमें तुमको देखो अर्धभरित और पूर्ण भरित ऑर्बिटल जो होते हैं, उसके कारण तुमको क्या होता है, इसमें मान में देखेंगे ज़्यादा अस्थायी होते हैं। अर्धभरित डी कक्षक, डी ऑर्बिटल मतलब D5, जैसे D में 10 हो जाए D5, एवं पूर्ण भरित D10 के कारण आयनन एंथैल्पी में वृद्धि देखने में आती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर तुमको Zn का है, जैसे Zn है तुम्हारा, Zn का अगर Zn2+ का देखें तो Zn का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2+ में S से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये तुमको जैसे हो गया Zn2 में आर्गन 18 और 4s2 तो समाप्त हो जाएगा 3d10, तो इसको इसकी तृतीय आयन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन, 2 तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आसानी से, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके आयन एंथैल्पी, दूसरा आयन एंथैल्पी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन Zn की तृतीय आयन एंथैल्पी बहुत अधिक होगी, क्योंकि 3d10 में पूर्ण भरित ऑर्बिटल से निकलना नहीं चाहेगा। इसलिए Zn की तृतीय आयन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है। अब इसी तरह से हम लोग देखें Mn का, Mn में अगर देखेंगे Mn2+ का देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये आर्गन 18 और 3d5 है, तो ये इसमें अर्धभरित है,
तो Mn3+ की भी आयन एंथैल्पी क्या आ जाएगी, Mn की तृतीय आयन एंथैल्पी उच्च है, इसका भी मान उच्च हो जाएगा। तो ये तुम्हारा अब जहां तक कि Mn का देखें, Mn का 2+, ये तृतीय Mn से 2+, तो ये हो गया तुमको, तो इससे निकालना Mn2+ में 3d5 है। लेकिन Fe2+ की बात करें, Fe2+ से निकालना आसान होगा। Fe2+ में अभी क्या है, आर्गन 18 है, तो ये अभी Fe2+ में होगा। Fe2+ में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया तुमको, Fe2+ में होगा 3d6 होगा इसमें, Fe2+ में 3d6 होगा इसमें। तो 3d6 है, तो इसमें जो तुमको है, इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन है तुमको, इसमें जहाँ तक देखोगे इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अयुग्लित इसमें 3d6 है इसमें। अगर इसमें देखा जाए Fe2+ में, तो इसमें 5 होगा, तो 5 में पहले इसमें सिंगल भराएगा, फिर इसमें भराया 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, और तो कितने अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है, d4। तो इसमें तुमको क्या हो गए, 4 अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो है तुमको Mn से इसकी क्या आ जाएगा, Mn2+ से इसकी आयन एंथैल्पी कम होगी, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए Mn इसकी जो इसकी तृतीय आयन से एंथैल्पी कम होगी। इसकी Fe2+, Fe की तृतीय आयन एंथैल्पी, Fe की तृतीय आयन एंथैल्पी Mn से कम होगी। क्या है, इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और Mn में कितना है, Mn में देखो 5 है। Mn का अगर बात करें, Mn2+ का, तो इसमें तुमको 3d5 होगा, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 होंगे। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इसकी जो तो आयन एंथैल्पी ये ज़्यादा स्थायी है, तो ये तुमको इसका तुमको क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तुमको इसमें देखने में आता है कि जहाँ पर D5 और D10 हुआ, तो उसमें आयन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जहाँ तक कि अगर वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, तो इसमें भी तुमको क्या हो गया, उसमें कमी देखने को आएगी, आयन एंथैल्पी के मान में कमी होगी। तो ये तुम्हारा हो गया आयन एंथैल्पी के बारे में, क्या होगा, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जिसमें कि आधा भरा और पूर्ण भरा, इस पर हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पर आयन एंथैल्पी में क्या होता है, एकाएक वृद्धि हो जाएगी। और जहाँ पर कि अर्धभरित है तो या पूर्ण भरित है, तो वो तुमको उसमें उसके मान में वृद्धि हो जाएगी एकाएक। तो ये तुम्हारा हो गया डी ब्लॉक आयन एंथैल्पी के बारे में कुछ बात हो गई। अब है तुमको चौथा नंबर है, तुमको ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें। तो ऑक्सीकरण अवस्था जो तुम्हारा है डी ब्लॉक के तत्व की, तो इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं, इसमें तुमको S वाले इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं, उसके साथ साथ कौन लेते हैं, तुमको D के भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक परिवर्तनशील जो है तुमको ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। जो परिवर्तनशील, तो तुमको इसमें डी ब्लॉक के तत्व की एक विशेषता मानी जाती है कि यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। परिवर्तनशील का मतलब हो गया कि एक कभी 2 होगा, कभी 3 भी हो जाएगा, 4 भी होगा, और ये क्रमबद्ध होता है, मतलब कि +2 भी शो करेगा, +3 भी, +4 भी, +5 भी, इस ढंग से होगा, जो तत्व होंगे लगातार होगा। जबकि अगर हम लोग पी ब्लॉक के तत्व में देखेंगे, तो उसमें 2 की लगभग सामान्यतः देखी जाती है कि 2 की मतलब कमी होती जाएगी, अंतर उसका 2 का होता है। जबकि इसमें जो है अंतर क्या होगा तुमको, और लगभग बहुत से तत्व इसमें शामिल करेंगे। स्कैंडियम को छोड़ के, अगर आ जाए हम लोग 3D श्रेणी में अपना ध्यान रखें, तो स्कैंडियम को छोड़ के बाकी, और Zn को तो हम लोग संक्रमण तत्व मानते ही नहीं हैं, तो Zn को भी छोड़ दें, अगर स्कैंडियम को छोड़ दें और Zn को छोड़ दें, तो इसके अलावा जितना बाकी सारे तत्व हैं संक्रमण धातु के, वो सब क्या करेंगे, जो 3D श्रेणी के खास करके, वो बहुत से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। तो इसका एक गुण हो गया कि ये ऑक्सीकरण अवस्था बहुत सा, तो जाहिर है कि इसकी संयोजकता भी अलग अलग होगी। और पी ब्लॉक से अगर तुलना करें, तो पी ब्लॉक में हम लोग देखते थे कि पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर जो है तुमको ऑक्सीकरण अवस्था घटने की टेंडेंसी होती थी, लेकिन इसमें उल्टा होगा। ऊपर के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक में देखेंगे, ऊपर के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, थोड़ा तुमको ज़्यादा मतलब कम रहेगा, लेकिन नीचे जाने पर यह बढ़ेगा।
तो ये उल्टा क्रम होगा। और दूसरा क्या दोनों में अंतर बताए कि इसमें जो अंतर होता है, जैसे कि उसमें जैसे कि अक्रिय युगल प्रभाव के कारण 2 का अंतर होता था ऑक्सीकरण अवस्था में, लेकिन यहां पर क्या हो गया, अक्रिय युग मतलब यहां पर जो है तुमको क्रमबद्ध रहेगा, अंतर बिल्कुल एक एक रहेगा। तो ये 2 तरह के तुमको ये परिवर्तनशील संयोजकता तो खैर ये प्रदर्शित करता ही है। तो इसको लिखते हैं हम लोग चौथा नंबर। चौथा नंबर में आ गया तुमको ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इसमें S एवं D अंतिम S एवं अंतिम S एवं D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं इसलिए संक्रमण धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और जाहिर है कि ये तुमको प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे स्कैंडियम को छोड़ दें, स्कैंडियम का देखेंगे तो स्कैंडियम जो 21 है तो इसका तुमको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद ही होगा। तो स्कैंडियम में क्या होगा तुमको, आर्गन 18 4s2 3d1, तो इसमें तुमको +2 तो नहीं मिलेगा। जैसे 3d में एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर रह नहीं पाएगा जनरली, तो वो क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन के बजाय एक इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है उसमें। तो ये तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे 3d2 जैसे आर्गन 18 और क्या होगा तुमको 3d1 4s2, तो ये 2 तो निकल ही जाते हैं और इसमें एक तीसरा भी निकल जाएगा। तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे लिख दें, ऑक्सीकरण अवस्था जो कि अस्थायी रूप से होगा, जो कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी तुमको कितना, तो इसमें क्या उम्मीद करते हैं हम लोग +3। तो ये परिवर्तनशील नहीं शो करता, एक अपवाद है ये। तो स्कैंडियम सिर्फ एक +3 शो करता है। बाकी तत्व में लिखते हैं, देखो बाकी तत्व जैसे तुम्हारा है टाइटेनियम एक 22 का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तुमको आइडिया मिलते जाएगा। देखो जैसे कि लिखेंगे आर्गन 18 लिख देंगे और 4s 3d में 2 आ जाएगा और 4s में 2 है। तो पहले देखो ये s वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएंगे, ये s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये 2 निकल गए। 3 भी निकल सकते हैं, d का 1 निकल जाए या d का 4 में 2 निकल जाए। देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन s वाले पर ही निकल गए तो +2 शो करेगा, d के 1 निकल गए इसके बाद तो 3 भी शो करेगा और ज़्यादा 4। लेकिन ये 2 और 4 शो करने की इसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, मतलब 2 और 4 इसको घेर दे रहे हैं, ये अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। तो ये 3 की संभावना कुछ क्या होगी, कम होगी। जिसको घेर रहे हैं वो क्या हो गया, अस्थायी ऑक्सीजन अवस्था इसका कहलाएगा, टाइटेनियम का। इसमें ज़्यादा पाए जाने की इसकी संभावना रहेगी। अब आते हैं वेनेडियम का। तो अब अनुमान भी तुम लगा लिएगा इसमें किसको घेरेंगे, तुम सोच के रखो तब तक। देखो जैसे आर्गन 18 3d3 और 4s2, आई होप कि समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक इसमें लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। s में से 2 निकल जाएगा, 3 भी निकल सकता है, 4 भी, और कहाँ तक निकल सकता है, ये 5 तक भी। अस्थाई क्या होगा, या तो s के 2 निकल जाएं या d के सभी निकल जाएं। तो ये 2 और 5 को क्या करना चाहिए, हमें इसको कवर कर देना चाहिए। तो 2 और मतलब कि 5 ऑक्सीजन अवस्था इसका हो गया तुमको, ये तुम्हारा हो गया, ये 2 है तुम्हारा और ये 5। तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे क्या हो जाए, 2 3 ये 4 तुम्हारा है और 3 भी अस्थाई नहीं होगा। तो अस्थाई कौन होगा इसमें, एक तो होगा तुमको 2 होगा और एक 5 होगा, ये दोनों अस्थाई होगा।
और ये 3 4 ये ज़्यादा स्थायी नहीं होंगे। जाहिर समझ में आ रहा होगा, S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये हो गया, और D के निकल जाए तो ये 5 हो जाएंगे। क्रोमियम का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तुमको क्रोमियम से में क्या अनुमान लगाते हो? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 18, और जाहिर है कि इसमें आप बात ध्यान रखोगे 3d5 4s1। तो खैर इसका ऐसा नहीं है, विनिमय ऊर्जा वगैरह के कारण ये +1 तो खैर नहीं शो करता है, +2 से ही इसका भी शुरू होता है, +2 और +3 +4 +5 और +6 तक जाता है। इसके 2 जो अस्थाई जो कि ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं, जिसको कि घेरा जा सकता है, जो कि तुमको अभी तुमको समझने में भी थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा, और वो है तुमको इसमें एक घेरेंगे तुमको, एक तो 6 को घेर दो, एक तो 6 को कवर करो, और 5 में तुमको ज़्यादा अस्थायित्व तो नहीं मिल रहा है, 4 में भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक यहाँ पर तुमको 4 के पहले तुमको मिल जाएगा, एक 3 में तुमको इसको अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था मिलता है। 3 में भी तुमको क्या रहता है, ये स्टेबल रहता है, ये 3 इसमें आ जाएगा, 2 नहीं, 2 मतलब कि ज़्यादा स्टेबल इसका नहीं होता है। इसमें कौन कौन है? 3 और 6। अब बात रहा कि कोई ये कह सकता है 6 में तो मान लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अस्थाई हो जाएगा। एक सवाल ये होता है कि +3 में ये कैसे स्टेबल हो सकता है? S के 2 S में तो एक थे, तो मान लेते हैं D में क्या हो गया था, आप अगर 3 निकाल लें हम लोग इलेक्ट्रॉन, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? S के 1 निकल गए और D में 2 निकल गया, तो दैट इज 3d3 बचेगा। तो क्रोमियम 3+ का जहाँ तक कि यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ, तो क्रोमियम 3+ में 3d3 बचेगा। तो 3d3 अस्थाई कैसे हो सकता है? ये तो कोई अस्थायित्व का कोई जगह नहीं है, 3 में तो कोई अस्थाई होता है, तो ये क्रोमियम 3+ क्यों शो करेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर ऐसा कोई समझना चाहे तो इसके लिए देखो एक चीज़ जो कि नया चीज़ जानना पड़ेगा, जो कि हम लोग जो कि संकुल जो कि अगला चैप्टर जो अध्याय होगा उसमें भी इस बात की चर्चाएं काफ़ी होगी। ऐसे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में अभी तो इसकी चर्चा नहीं की हुई, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तो जैसे डी के जो होते हैं तुमको 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन 5 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल जो कि होते हैं dxy, dyz, dxz, ये होते हैं तुमको 2 होते हैं जो अक्ष के अनुदिश होते हैं, तो उसकी ऊर्जा तुमको ज़्यादा हो जाती है, तो वो 2 ऊर्जा स्तर में बंट जाता है। डी जो है तुमको डी के ऊर्जा स्तर का विपाटन कहते हैं इसको, डी की ऊर्जा स्तर का विपाटन, मतलब कि ऊर्जा में 2 पार्ट में बंट गया। ये 3 वाला जो है ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल जो हो गए, 5 में से 2 की ऊर्जा ज़्यादा हो गई और 3 की ऊर्जा कम हो जाती है। इसको हम लोग T2G ऑर्बिटल कहते हैं और इसको EG ऑर्बिटल कहते हैं। इसके बारे में और भी चर्चाएं होती रहेगी। तो अगर T2G इसमें अर्धभरित हो जाए, इसमें D में क्या हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे दें तो 3 इलेक्ट्रॉन में ये T2G क्या हो जाएगा, अर्धभरित हो जाता है। T2G के अर्धभरित होने के कारण ये Cr3+ अस्थायी है। तो इसमें क्या कारण होता है, T2G के अर्धभरित के कारण। तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, क्या समझ में आया, फिर से इस बात को मैं बोल देता हूं एक बार कि डी के जो 5 हैं, जो 3 होते हैं, जो कि तुमको 2 हैं, जो कि डी 5 ऊर्जा का स्तर याद का नाम होगा अगर क्लास 11 के dxy, dyz, dxz, ये 3 हो गया, जो कि तुमको ये 3 कक्षक एक ऊर्जा स्तर पे आ गए, और 2 जो होंगे इससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे, दैट इज वो तुम्हारा आ जाएगा, ये बोर्ड से शायद बाहर जा भी हो सकता है, फ्रेम से चला जाए, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा, दैट इज dx² y² और dz²। ये दोनों के बीच में यहाँ पर अंतर हो जाता है ऊर्जा में। ये 5 में से 3 नीचे आ गए, दैट इज T2G इसको कहलाते हैं, और इसको EG हम लोग कहते हैं। तो ये तुम्हारा T2G में तुम्हारा ऊर्जा ज़्यादा, 5 इक्वल नहीं होकर नीचे ये 3 जो है एक श्रेणी में आ गया, तो उसमें अर्धभरित होने के कारण ये तुमको डी का जो है तुमको क्रोमियम का 3 और 3 अस्थाई होता है और 6 तो खैर अस्थाई होता ही है। तो खैर Mn में अब आते हैं। Mn यही विश्लेषण तुमको कोबाल्ट में भी ये बात कहेंगे, जिसमें 3d6 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए अब Mn की ओर आगे बढ़ते हैं। Mn दैट इज 25, तो आर्गन 18 और 4s2 और 3d5। तो इसमें जाहिर है कि मैं लगातार अब नहीं लिख रहा हूँ, अब तो मैंने जो अस्थाई होगा +4 और प्लस यहाँ 7 तक लिख दोगे तो +7 ये अस्थाई हो जाएगा। Fe में आते हैं, Fe 26 का अस्थाई वाला ही मैं लिख दूंगा, और बाकी तुम समझ गए
तो ये हो गया आर्गन 18 हो जाएगा, और 4s2 20 हो गया, 3d6। तो इसमें +2 से +8 तक तो संभावनाएं रहेगी, लेकिन इसमें 2 ही अस्थाई होते हैं, +2 और +3। ये 2 अस्थाई ऑक्सीजन अवस्था होंगे Fe के। Fe के बाद अब कोबाल्ट का आ जाओ, कोबाल्ट 27। अब ऑक्सीजन अवस्था में वो उतना नहीं बढ़ पाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना, नाभिक आवेश बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं रह पाएगा, तब उतना पूरा इलेक्ट्रॉन अब नहीं निकल पाएगा। तो कोबाल्ट में हो गया 3d6 तुम्हारा, मतलब कि 4s2 और 3d7। तो इसमें तुमको देखो, एक तो s के 2 निकल गए और d में 6 बचेगा, जो अभी जैसा बता रहे थे। +3 इसमें अस्थाई होता है, +3 अस्थाई इसमें से देता है, और +2 को अस्थाई करता है इसमें किसको, +2 और +3 कोबाल्ट में। कोबाल्ट में तुम्हारा हो गया +3 हो गया, तुमको +3 का हो गया, देखो 3d6। हाँ, +2 और +3 है कोबाल्ट में, और इसमें 3d6 हो जाएगा। इसमें क्या है, 3d6 T2G पूर्ण भरित, T2G पूर्ण भरित, ये तुमको इसका विश्लेषण है, पूर्ण भरित T2G के कारण ये 3d6 जो है तुम्हारा 3d, मतलब 3d में 6 बचेगा, और इसके कारण ये तुमको अस्थाई हुआ कोबाल्ट का। निकेल में तुमको जहां तक है उसमें सिर्फ 1-2 को क्या है, 2 भी है तुमको अस्थाई, सिर्फ निकेल का जहां तक है 28 का। तो आर्गन 18, खैर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ ही गया होगा तुम्हारा, उसको नहीं लिखने, +2 हो जाएगा। कॉपर में तुमको 2 इलेक्ट्रॉनिक 2 पाए जाते हैं, +1 और +2। इसमें +2 को एक कलरिंग कर घेर सकते हो, जो कि अस्थाई होगा। और Zn में तुमको, तो Zn में 30 में क्या हो जाएगा, सिर्फ +2 ही पाया जाता ही है, और इसमें तो खैर ये तुम्हारा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तुम देखो विश्लेषण, जहां पे 2 में तुमको जरूरत पड़ेगी, बाकी तो अर्धभरित वगैरह के आधार पर तुमको उसको डिफाइन कर सकते हो, पूर्ण भरित इन सबों के आधार पर। और ये तुमको T2G के पूर्ण भरित और अर्धभरित के आधार पर तुमको Cr3+ और CO3+ को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन अवस्था के आधार पर। और इसके बाद वैलेंसी की ही बात करते हैं। और इसमें एक बात मैंने कहा कि जो वर्ग में ऊपर से जाने पर नीचे, वर्ग में क्या होता है, ऊपर के जो अस्थायित्व होती है ज़्यादा होती है, अधिक ऑक्सीजन अवस्था को अस्थायी करने की जो है टेंडेंसी नीचे में ज़्यादा होती है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है ऊपर की तुलना में। तो ये तुम्हारा हो गया डी ब्लॉक के जो ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में समझ में आ गया होगा कि तुमको किसके कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक अस्थायी है। और इसके बाद तुमको जो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोड विभव के बारे में है। तो किसी भी स्टूडेंट को जो देखना हो राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे संपर्क भी कर सकता है। और बोर्ड के लिए नोट्स हो, इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी करनी हो या बोर्ड की प्रिपरेशन करनी हो, तो उसके लिए तुमको इस ऐप पर जा करके जो राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम जो है हमसे संपर्क भी कर सकते हो। कोई भी पर्सनल डाउट हो या लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हो तो उसके लिए इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।